चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, कॉस्ट की बात हो गई हमारी, है ना? कि किसी भी प्रोडक्ट पे जो भी इनपुट पे जो हमने पैसे खर्च किए उसे हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट फंक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट को डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं इनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, इसमें हमने बात कर ली पीएफ रेफर्स टू प्राइस ऑफ, पीएफ रेफर्स टू प्राइस ऑफ factors of production, O refers to size of output, technology, U refers to level of out capital utilization and T refers to time period। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे उसमें आ गया हमारे पास किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, है ना? उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज में लिए हैं वो, राइट? साइज, आउटपुट, हम कितने लेवल पे आउटपुट कर रहे हैं। अगर आउटपुट बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट भी कम आएगी। टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन और टाइम पीरियड, राइट? अब आते हैं हम लोग, हम समझते हैं टाइप ऑफ, काइंड ऑफ कॉस्ट को। कॉस्ट कितने टाइप की होती है जरा समझने की कोशिश करो। देखो जी, एक लिखा है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक लिखा है मनी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट, और दो तरीके की कॉस्ट और है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। पहले एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब जो भी एक्चुअल मनी हमने स्पेंड किया है, actual money expense incurred on purchasing and hiring inputs in the production of a commodity। किसी commodity को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी commodity को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इनपुट्स हमने हायर किए हैं या परचेज किए हैं, उन पे जो भी पैसे हमने एक्चुअल में खर्च किए, मतलब ये वो कॉस्ट है जिसका एक्चुअल में हमारे बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हुआ है। क्या हुआ है? कैश का आउटफ्लो हुआ है, हमारे बिजनेस से कैश गया है, तो वो कॉस्ट कहलाती है हमारे लिए कौन सी कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलिए आगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब अगर आपको समझ आ गया तो आगे लिखा है नॉर्मली दीज आर द पेमेंट्स मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो हमने पेमेंट्स किए हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस का मतलब जैसे आपको पता है, अगर आप लेबर ले रहे हैं यूज में तो वेजेस उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अगर आपने बिल्डिंग किराए पे लिए तो किराया उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि ये हमें पे करना पड़ रहा है। रॉ मटेरियल खरीदा तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। प्लांट एंड मशीन यूज किया तो प्लांट एंड मशीन की जो कॉस्ट है वो हमारे लिए क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। सर हमारे कोर्स में तो सिर्फ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कोर्स है ना? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ अभी आपको कि आपके कोर्स में क्या है। ठीक है, और अगर आपने कहीं से कैपिटल बोरो किया है, कहीं से आपने कैपिटल लिया है, तो कैपिटल के बदले में आपको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो ये भी जो इंटरेस्ट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट आपके लिए, पहले एक्सप्लिसिट को समझ लो, एक्चुअल में जो कैश का आउटफ्लो हुआ है, जो बिजनेस से कैश आपका एक्चुअल में बाहर गया है, वो कहलाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए आगे, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये क्या होती है इसको समझने की कोशिश करो। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ ओन्ड रिसोर्स की कॉस्ट। मतलब वो कॉस्ट जो मुझे किसी को बाहर पे नहीं करनी पड़ी, वो कॉस्ट जो मुझे किसी को बाहर पे नहीं करनी पड़ी, लेकिन वो काउंट तो की जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास खुद के मटेरियल है, इस वजह से मेरे पास खुद के मटेरियल है, इस वजह से वो कॉस्ट मुझे बाहर पे नहीं करनी पड़ी। तो इसीलिए लिखा है सेल्फ ओन्ड। सेल्फ ओन्ड मतलब ऐसे रिसोर्स जो मेरे पास मेरे ही है। जैसे इनके लिए आगे लिखा है दीज आर एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द एंटरप्रेन्योर और ऑनर ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो प्रोडक्शन करने वाला है, अगर उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वो खुद एम्प्लॉयड कर रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमें पता है एक तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। ये होती है ना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। ठीक है, तो अगर मैं ये कह दूं कि मान लीजिए किसी के पास जमीन भी खुद ही की है, हाँ वो अपनी ही जमीन पे काम कर रहा है, और लेबर भी वो खुद है, वही काम कर रहा है। जैसे एक मेडिकल की शॉप चलाने वाला बंदा जिसकी खुद की दुकान है, तो अगर वो उस शॉप को चला रहा है, उस मेडिकल की शॉप को अगर वो चला रहा है, तो उसकी मेडिकल की शॉप पे जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं, ये शॉप वो भी मेडिकल की है ना, इस पे मैंने प्लस का साइन बनाया है, आप इसे चर्च मत समझ लेना। ठीक है, तो अगर इसकी लैंड भी खुद ही की है, लेबर भी खुद ही काम कर रहा है,
पैसा भी इसने खुद ने लगाया है। तो इन सब के ऊपर जो अगर इसने खुद ने नहीं लगाई होती लैंड, तो इसके बदले से रेंट पे लेनी पड़ती है, तो उसका रेंट जो है वो हमें इम्प्यूटेड एस्टिमेट करना पड़ेगा। इम्प्यूटेड एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, अज्यूम करना पड़ेगा कि कितना किराया वो देता। अगर वो खुद मेहनत कर रहा है, लेबर वो खुद ही है ना, खुद ही ने खुद की लेबर लगा रखी है, और अगर वो लेबर नहीं लगाता तो उस लेबर को हम क्या देते, वेजेस देते। तो उसे वेजेस भी काउंट करना है कि यार इतने रुपए की वेजेस, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई बंदा बाहर का आकर के मेरी शॉप पे काम करेगा तो उसकी बनेगी। तो इम्प्यूटेड या एस्टिमेटेड बेसिस पे उसने एंटरप्रेन्योर ने जो भी इनपुट सप्लाई किए हैं बिजनेस में, जो भी इनपुट सप्लाई किए हैं बिजनेस में, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे आपको एस्टिमेट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए और आगे वाली बात भी। ठीक है, मैं एक बार आपके सामने से सब चीजें हटा देता हूँ ताकि आपको ये चीज वापस से समझ आ जाए जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब समझिएगा, बात ये है सर कि इसके आगे लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट, इसने एक चीज और लिखी है, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या चीज है आपको ये समझना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट, वो मिनिमम प्रॉफिट विच द ओनर ऑफ बिजनेस मस्ट गेट इन लॉन्ग रन फॉर रिमेनिंग इन द करंट बिजनेस रादर देन शिफ्ट टू द नेक्स्ट बिजनेस ऑल्टरनेटिव। राइट, समझो, इम्प्लिसिट कॉस्ट में वो कॉस्ट भी शामिल है जो कि एक बंदा, एक पर्सन उस बिजनेस में ना बना रहे। जैसे मान लो अगर मैं कोई भी बिजनेस करता हूं, तो अगर मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं ये मान लीजिए ए बिजनेस है, ए मतलब कोई मेडिकल की शॉप है, अब अगर ए बिजनेस नहीं करके मैं बी बिजनेस करता, तो भी मुझे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो अर्न करने के लिए मिलता। से सपोज 10,000 रुपीज पर मंथ में इस बिजनेस से अर्न करता ही करता, चाहे कोई भी बिजनेस कर लूं, 10,000 रुपए पर मंथ मुझे मिलेंगे। तो 10,000 रुपीज पर मंथ ये नॉर्मल जो मेरा प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ठीक है, इसमें आपको कहीं बाहर कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, इसमें कहीं बाहर कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो भी एस्टिमेटेड बेसिस पे, जो भी रिसोर्सेज, जो भी इनपुट एंटरप्रेन्योर ने सप्लाई किए हैं बिजनेस को, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स तो यही है, इसके अलावा नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। इसमें आगे लिखा है जैसे अगर आपने खुद की बिल्डिंग यूज में ली है तो उसका किराया इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, अगर ऑनर ने खुद का पैसा लगाया, खुद ही की कैपिटल लगाई, तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अगर वो खुद सर्विस दे रहा है एंटरप्रेन्योर, तो उसकी सैलरी भी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, ये तीनों चीजें इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। पहले यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट इस पॉइंट पे, यहाँ तक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलिए, अब आप कहेंगे सर हमारे कोर्स में तो सिर्फ यही कॉस्ट है, बाकी की कॉस्ट तो दोनों है ही नहीं। तो देखो जी, आपके आपके कोर्स में कॉस्ट नहीं है, लेकिन इस कॉस्ट को पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगना है। इस कॉस्ट को पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगना है। दैट्स वाई मैं आपको एक बार एक एक लाइन में बताता जाता हूँ कि क्या होती है। ठीक है, आप समझो, जो रियल और मनी कॉस्ट है, इससे क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, इसीलिए मैं आपको छोटी सी 2 लाइन की डेफिनेशन है, इसको समझ लो। पहले मनी कॉस्ट क्या है, इसको समझ लीजिए। मनी कॉस्ट बहुत इजी लगेगा आपको। मनी कॉस्ट क्या है? मनी कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो हमने मनी के फॉर्म में पे किया है। समझो क्या लिखा है, मनी कॉस्ट इज द अमाउंट स्पेंड इन टर्म ऑफ मनी बाय अ फर्म फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी। जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई इसमें, देखो ये लिखा है रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो हमने कैश में पे की है, इंटरेस्ट, वेजेस, डेप्रिसिएशन, रेंट, पब्लिसिटी एक्सपेंस, जो मनी कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व हुई है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पैसा क्योंकि गया तो मनी कॉस्ट हो गई। राइट, इसके बाद आगे समझना, सॉरी, इसके बाद आपको आगे समझना है जो नेक्स्ट कॉस्ट है वो है रियल कॉस्ट। ठीक है, रियल कॉस्ट नाम से आपको क्या लग रहा है कि सर ये कोई रियल नाम की कॉस्ट होगी? नहीं जी, यह रियल कॉस्ट का मतलब एक्चुअल में वो कॉस्ट है जो कि आपने अपने
एफर्ट्स लगाए हैं बिजनेस में, जो आपने सेक्रीफाइस किए हैं, जो आपने इनकन्वीनियंस फेस किया है, जो आपने डिस्कम्फर्ट फेस किया है, जो आपने पेन इन्वॉल्व किया है, कुछ भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि आपके खुद के प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको सप्लाई करने में। जैसे फॉर एग्जांपल समझो आप, मेरे पास 10 लाख रुपीस है, ठीक है? वो 10 लाख रुपीस से मैंने वर्ल्ड टूर करने की बजाय, मैंने वो वर्ल्ड टूर के लिए रखे हैं, मैंने वर्ल्ड टूर करने की बजाय उस 10 लाख रुपए को बिजनेस में डाला, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने मेरी सपनों को सेक्रीफाइस किया ना बिजनेस के लिए, है ना? ये सेक्रीफाइस वर्ड को मीनिंग हुआ। अब इस बिजनेस में 10 लाख रुपए डाले हैं, तो इस बिजनेस को मुझे ऊपर तक पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। डे एंड नाइट, मैंने दिन और रात काफी ज्यादा काम किया है, जो कि एक लेबर नहीं करता है। तो वो जो मैंने एफर्ट्स लगाए हैं, जो मैं रात रात को अपने घर से दूर रहा, जो मैंने इनकन्वीनियंस फेस किया है, जो मैंने डिस्कम्फर्ट फेस किया है, सर्दियों के टाइम में भी रात रात को काफी टाइम तक हम लोग बिजनेस किया करते, बिजनेस के बारे में सोचा सोचा करते। तो ये जो एक्चुअल में इन चीजों की कॉस्ट नहीं है, जो मैंने मेरे सपने सेक्रीफाइस किए, जो मैंने इतने एफर्ट लगाए, इनकी जो कॉस्ट है ना, ये एक्चुअल में जो कॉस्ट है वो कहलाती है रियल कॉस्ट। समझो इसको आप, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, इसको आप मेजर ही नहीं कर सकते। ये लिखा है रियल कॉस्ट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ये सब्जेक्टिव है, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। और रियल कॉस्ट का फॉर्मूला बनाना चाहो तो ये फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस, इनकन्वीनियंस, डिस्कम्फर्ट, वेटिंग, और अगर कोई दूसरी कोई बीमारी लगी, वो सब चीजें डिस्कम्फर्ट एक तरीके से, ठीक है? तो ये कोई बहुत बड़ा कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए इसको 2 मिनट में समझ लिया, ठीक है? एक प्राइवेट और सोशल कॉस्ट है, इसको भी समझ लो, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट क्या होती है। प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है, जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है, इसमें किसी इंडिविजुअल फर्म ने उस प्रोडक्ट को बनाने में जो पैसे खर्च किए, उसे प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है? प्राइवेट कॉस्ट में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों का टोटल होता है, ये दोनों ही आती है इसमें। जबकि सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है? सोशल कॉस्ट का मतलब वो डिसएडवांटेज है जो सोसाइटी ने बियर किया है, जो प्रोडक्शन हमने किया है कमोडिटी का, उसके बदले सोसाइटी को जो लॉस हुआ है। जैसे वाटर पॉल्यूशन, आप समझो कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, ठीक है? वो अपने जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे पानी में डाल देते हैं, ठीक है? और फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक जो एयर पोल्यूशन फैलाता है ना? गाड़ियों से निकलने वाली जो साउंड है, नॉइस है, वो नॉइस पोल्यूशन फैलाता है। ये इस तरीके की कुछ ऐसी कॉस्ट है जो सोसाइटी को बियर करनी पड़ती है, ठीक है? ये सोशल कॉस्ट होती है, जो इसका भी कोई ज्यादा मैं नहीं है। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमारे कोर्स में है। ये जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारे कोर्स में, क्योंकि इसी से पूरा चैप्टर मिल करके बना है। एक है फिक्स कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट। देखो जी, अब यहाँ से इकोनॉमिक्स की टर्म में कॉस्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है? इकोनॉमिक्स की टर्म में कॉस्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। वैसे एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, राइट? वो हमें डिस्कस नहीं करनी। मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो जनरली फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ेगी, कम होने के साथ कम होगी, जबकि फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है जरा समझना। इन शॉर्ट रन अ फर्म एम्प्लॉयज 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने पढ़ा है ना, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फिक्स फैक्टर जिसे एफ से डिनोट किया है, वेरिएबल फैक्टर को वीएफ से डिनोट किया। तो फर्म्स अगर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रही है तो 2 तरीके की फैक्टर्स को यूज करती है, एक फिक्स फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर, ठीक है? जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, इन्हीं के कॉरेस्पॉन्ड में अगर हम बात करें तो कॉस्ट भी हमारी 2 टाइप की होती है, एक फिक्स कॉस्ट जिसे हम लोग एक और नाम देते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट, और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट जिसे हम लोग प्राइम कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है ये समझो। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कभी भी आउटपुट के साथ बदलती नहीं है। फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। यानी अगर मेरा प्रोडक्शन समझो 1000 यूनिट हो रहा है, तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट मान लो 100 रुपए आ रही है, और अगर मेरा प्रोडक्शन 5000 यूनिट हो रहा है, तो भी मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 100 रुपए ही आएगी। दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, जो कि प्रोडक्शन के लेवल के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है? These are the expenses incurred on fixed factors of production. फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो आपने पैसे खर्च किए हैं, ठीक है? फिक्स कॉस्ट याद रखना, फिक्स कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल शॉर्ट रन में है, लॉन्ग रन में तो सारी ही कॉस्ट वेरिएबल होती है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, क्योंकि
जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो सारे ही फैक्टर वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं के यानी कैपिटल और एल मतलब लेबर, राइट। तो लॉन्ग रन के केस में, लॉन्ग रन के केस में वेरिएबल फैक्टर ही होती है, कैपिटल भी वेरिएबल है और लेबर भी वेरिएबल है। तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो केवल शॉर्ट रन में ही प्रेजेंट करता है, लॉन्ग रन में प्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। इसीलिए इस पूरे चैप्टर में हम जब भी कॉस्ट पढ़ेंगे तो वो शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। वी आर अज्यूमिंग कि हम लोग शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिखा है, रेंट फॉर अ फैक्ट्री बिल्डिंग। अगर आपने फैक्ट्री की बिल्डिंग का किराया है तो वो एक तरीके से फिक्स कॉस्ट है, बिकॉज आप चाहे फैक्ट्री में प्रोडक्शन 1 यूनिट का करो चाहे 50 यूनिट का करो, बिल्डिंग का किराया तो उतना ही लगना है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब आप अपने फैक्ट्री का, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाते हैं। अब चाहे आप उसमें बिल्डिंग का जो आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उसमें प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, आपकी फिक्स्ड इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो तो लगनी ही लगनी है। जैसे फैक्ट्री का रेंट फिक्स है वो लगेगा, वैसे इंश्योरेंस प्रीमियम भी लगेगी। और अगर आपने पैसा इंटरेस्ट पे ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट भी आपको देना ही देना है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। आपके पास कुछ परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं, परमानेंट मतलब जिनको आप बाहर नहीं निकालते कभी भी, चाहे लॉकडाउन हो जाए तो भी हम उन्हें सैलरी देते हैं, लॉकडाउन में भी सैलरी दी जाती है। तो ऐसी सैलरी जो होती है वो कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। आपने कोई लाइसेंस लिया है, ठीक है, तो लाइसेंस का एक वैलिडिटी होता है 3 इयर्स या 5 इयर्स, ठीक है। अब मान लो आपने 2 साल तक बिजनेस नहीं चलाया तो लाइसेंस की फीस तो लग गई, आपकी लाइसेंस की फीस वापस थोड़ी आगे एडजस्ट होगी। और नॉर्मल प्रॉफिट, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ वो बिजनेस ना करके किसी और टाइप का मैं बिजनेस करूँ तो भी मैं जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करूंगा वो तो मेरी कॉस्ट लगेगी लगेगी ना, मतलब वो तो मैंने खो ही दिया ना, अगर बिजनेस नहीं किया तब भी, प्रोडक्शन नहीं किया तब भी मेरी लगनी है। तो ये सारी की सारी फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं। आगे लिखा है, दीज कॉस्ट आर आल्सो नोन एज, इनको सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं। अनअवॉइडेबल क्यों कहते हैं? इट कांट बी अवॉइड, इट कांट बी अवॉइड इन एनी सिचुएशन। हाँ, अगर आप अपने बिजनेस को ही बंद कर दो तो इस कॉस्ट को आप अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज आप जो है इस कॉस्ट को कभी अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को समझना, किसी को भी डाउट हो बता देना वेरिएबल कॉस्ट के टॉपिक के बाद। वेरिएबल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं जरा समझो। देखो, वेरिएबल जो कॉस्ट है ये लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होती है। मतलब अगर प्रोडक्शन में 1000 यूनिट का करूंगा तो मान लो वेरिएबल कॉस्ट जो मेरी लगेगी, सपोज 1 यूनिट बनाने का 5 रुपए का कॉस्ट लगता है तो 1000 यूनिट बनाने का 5000 कॉस्ट लगेगा, राइट। और अगर मैं ये प्रोडक्शन बढ़ा करके 7000 कर दूं तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट भी 7 5 35 ये भी बढ़ जाएगी, राइट। तो आपने क्या देखा, प्राइस और वेरिएबल फैक्टर, मतलब वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी प्रोडक्शन और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, राइट। क्लियर हो गया? प्रोडक्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट वर्ड समझ आता है? तो यहाँ लिखा है, दीज आर दी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे उसके साथ ही बढ़ेंगे, या जितना प्रोडक्शन कम करेंगे उसके साथ कम होंगे, ठीक है। फिर लिखा है, इन अदर वर्ड सर, की वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट है जो कि आउटपुट के साथ घटती और बढ़ती है। जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, आउटपुट कम होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। एग्जांपल्स लिखा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वेजेस जो हम देते हैं, कैजुअल लेबर, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कैजुअल, एक होता है परमानेंट लेबर, एक होता है कैजुअल लेबर। यहाँ परमानेंट एम्प्लॉयज की बात हुई थी, कैजुअल मतलब दिन दहाड़ी जिसको हम लोग डेली के डेली काम देते हैं। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, बिजनेस को मशीन्स को चलाने के लिए जो पावर और फ्यूल चाहिए होता है वो, तो ये सारी जो कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। अच्छा, सुनना ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या? डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट या अवॉइडेबल कॉस्ट। इसको आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड मतलब कैसे करेंगे पैसे? अगर अपने को कॉस्ट कम करनी है तो आप इससे एसोसिएटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, इसके एसोसिएटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको कम करने की कोशिश करो। तो वी कैन अवॉइड दिस कॉस्ट, वी कैन रिड्यूस दिस कॉस्ट, राइट। क्लियर हो गई बात? सो ये बेटा हमारे कॉस्ट के टाइप थे, जिसमें से फर्स्ट वाला टाइप हमारे कोर्स में है
एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और ये वाला कॉस्ट का टाइप भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, बाकी के दो सिर्फ आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ सिर्फ इतना ही पॉइंट डिस्कस करूंगा